हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किटिंग इन सी। शॉर्ट सर्किटिंग इन सी जो हमारा टॉपिक है वैसे लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। लेकिन इफ एल्स के साथ मैं इसको यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को इफ के साथ ही यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास इफ के अंदर जो हम ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं, यहाँ पर आपके कोई भी एक्सप्रेशन हम इसको बोलते हैं। जनरली लोग यहाँ पर कंडीशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन किसको बोलते हैं? सपोज करिए मेरे पास एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है और मैंने लिखा ए ग्रेटर देन 0, यानी कि ए की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर। तो ये एक कंडीशन की तरह मैं इसको देख सकता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन 0। तो आप इस पर्टिकुलर को कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर जरूरी नहीं है कि केवल कंडीशन ही आएगी, इसके अंदर आती है एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है। एक्सप्रेशन मान लीजिए, यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर आने की वो बताता हूं। मैं खाली लिख देता हूं इफ 5, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये एरर देगा, क्योंकि ये जो 5 है एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो हमें ये देखना होता है हमेशा कि मैं जो पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूं वो फाइनली इवेल्युएट होके एक नॉन जीरो वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है या फिर जीरो में। अगर नॉन जीरो वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है तो मेरा आंसर ट्रू होगा, और अगर जीरो में कन्वर्ट हो रही है तो मेरा आंसर होगा फॉल्स। ट्रू होने का मतलब हम इफ के अंदर एंटर करेंगे और फॉल्स होने का मतलब हम इफ के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो यहां पर हम जैसे 5 लिख सकते हैं, या मैंने लिख दिया मान लीजिए 5 + 7 लिख दिया, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 7 नहीं लिखना चाहता हूं, मैं लिखता हूं a + b = c। मान लीजिए इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। या मैं a + b = यानी कि a + b का सम c के बराबर है, तो अगर ये कंडीशन मैंने लगा दी। या हम इस तरह से ये भी ना लिखना चाहें, मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ c = a + b। यानी कि अब क्या होगा इसमें, देखिए क्या होगा, a की वैल्यू मान लीजिए 5 है, b की वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो a + b यानी कि 5 + 6, तो ये बन गया इफ c = 11। ये एक तरह से बन गई एक्सप्रेशन इफ c = 11। अब ध्यान रखिएगा, ये इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं c में 11 की वैल्यू को असाइन कर रहा हूं, तो यहां पर ये कंपैरिजन नहीं करेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो c = 11 का मतलब हो गया कि 11 मेरा c में स्टोर हो गया, तो फाइनल वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की बनी वो बनी 11। अब 11 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये मेरा फाइनली आंसर इसका माना जाएगा ट्रू। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए, x + y - z लिखिए, फिर डिवीजन करिए, कुछ भी करिए, जो भी मेरा आंसर फाइनली आता है वो आंसर देखा जाता है कि वो मेरा फाइनल आंसर नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर इसमें आते हैं, या फिर जीरो आता है। अगर नॉन जीरो आता है तो हम उसको ट्रू मानते हैं, और अगर जीरो आता है तो हम उसको फॉल्स मानते हैं। तो थोड़ी देर पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं जिससे हम शॉर्ट सर्किट को और बेटर समझ पाएंगे। मान लीजिए एक मैंने वेरिएबल लिया था b, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली ली थी 10। तो अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा इफ b = b + 5, ये मैंने लिखा। तो होगा क्या, b की वैल्यू 10 थी, ये इंटीजर मैंने मान लो उसको डिफाइन किया था, तो b की वैल्यू 10 थी, तो 10 + 5 15 स्टोर हुआ b में। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बन गई 15, तो ये 15, तो ये बना ट्रू। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने एक हेलो प्रिंट करने का स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा था, तो इसके ऊपर आपकी हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार दोबारा से उस एक्सप्रेशन को, मैंने लिखा था b = b + 5, तो ये ध्यान रखिए मैंने इक्वल टू ये कंपैरिजन नहीं किया है मैंने दोनों की वैल्यूज में, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है। यहीं पर अगर मैंने लिखा होता मान लीजिए a = b लिखा होता, तो इस केस में ये इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को कंपेयर करता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया। अब अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो है शॉर्ट सर्किट को समझना। तो शॉर्ट सर्किट तो लॉजिकल एंड लॉजिकल और के ऑपरेटर के साथ यूज होते हैं, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम थोड़ा सा इसको और बेटर वे में समझते हैं। मान लीजिए फिर से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मैंने एक वैल्यू लिया है a, एक वेरिएबल लिया है a जिसका मैंने वैल्यू 0 असाइन कर दी, और एक वेरिएबल लिया है b जिसकी वैल्यू मैंने फिर से 10 स्टोर कर दी। अब मैंने लिखा कंडीशन, यहाँ पर इफ लिखा मैंने, इफ के बाद मैंने लिख दिया इफ a ≠ 0 लॉजिकल एंड b = b + 5, ये मान लो मैंने लिखा। और मैं इसको चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये आपके स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करे। इस तरह से मैं इसको बनाना चाहता हूं। तो होगा क्या,
अब देखिए लॉजिकल और एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हमें ट्रूथ टेबल अगर ध्यान होगी तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती हैं तो ही हमारा फाइनल आंसर जो होता है ट्रू होता है। दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स होती है तो उस केस में हमारा आंसर जो आता है लॉजिकल एंड के केस में फॉल्स आता है। अगर तो दोनों के दोनों फॉल्स है तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मुझे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ सारे आंसर फाइनल ट्रू चाहिए तो मेरे जितने भी एसोसिएटेड मेरी एक्सप्रेशंस है वो सारे फाइनली ट्रू होनी चाहिए तो ही मेरा आंसर ट्रू आएगा। तो यानी कि इस हेलो को प्रिंट करने के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो हुआ क्या, देखिए आप जनरली जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो हम क्या गलती करेंगे और क्या चीज शॉर्ट सर्किटिंग जिसको बोलते हैं वो हम समझेंगे। ए नॉट इक्वल टू जीरो, जब मैंने वैल्यू पुट करी तो ये बन गया जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नॉट इक्वल टू जीरो जब ये बना तो ये जीरो नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब ये पार्ट जो मेरा दो, मैंने समझ लीजिए ये पहला ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है, इन दोनों ऑपरेंड के बीच में मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई किया था। तो मेरा ऑपरेंड वन जब फॉल्स आ गया तो उस हिसाब से तो दूसरी वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो या फॉल्स हो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा आंसर जो पहला वाला पार्ट फॉल्स आ गया तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, यानी कि इसके अंदर तो ये जाएगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पर सी में शॉर्ट सर्किट में होती है। यानी कि जो मैंने इसमें लिखा है इवोल्यूशन स्टॉप्स एज सून एज रिजल्ट इज डिटरमाइंड। अब देखिए क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम चल गया है कि ये पार्ट मेरा पहला ही पार्ट मेरा फॉल्स हो चुका है, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये लिखा होता जीरो इक्वल टू जीरो तब ये ट्रू माना जाता, लेकिन लिखा है जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो ये पार्ट मेरा एक तरह से देखा जाए इस पार्ट ने इवेल्युएट ये कर दिया कि कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। अब फॉल्स हो गई तो यानी कि लॉजिकल एंड के केस में अगर पहला ही पार्ट अगर फॉल्स हो गया तो दूसरे पार्ट में जाएगा ही नहीं। जनरली आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे जीरो नॉट इक्वल टू, ये हमारा फॉल्स हो गया, और बी इक्वल टू बी प्लस फाइव यानी कि 10 प्लस 5 15 यानी कि ये हो गया 15। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू हो गया। 15 का मतलब नॉन जीरो का मतलब ट्रू। तो हमने देखा ट्रू, फॉल्स और ट्रू के बीच में हमने लिखा है तो हमारा आंसर फाइनली फॉल्स आया, तो इसके अंदर नहीं गया। लेकिन अब मैं इस चीज के बाद अगर मैं इसके बाद अगर मैं मान लीजिए वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं बी की इस जगह पर, तो आपको लगेगा कि आंसर मेरा इनिशियली बी मेरा 10 था, तो क्योंकि यहाँ पर हमने b इक्वल टू बी प्लस फाइव, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी तो काम करेगा, b इक्वल टू बी प्लस फाइव लिखा तो 10 प्लस 5 15, 15 मेरा स्टोर हुआ b में। तो आपको लगेगा ये भले ही 15 स्टोर हुआ लेकिन हमारा फाइनल आंसर फॉल्स आया, इसके अंदर नहीं गया, लेकिन इसके बाहर आने के बाद ये b की जो है 15 वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन ये गलत है हमारा सोचना। होगा क्या, जब ये वाला पार्ट मेरा इवेल्युएट हुआ था और ये वाला पार्ट मेरा फॉल्स आ गया था, तो ये इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर के आगे के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, यानी कि ये चेक ही नहीं होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू इवेल्युएट ही नहीं होगा तो ट्रू और फॉल्स नहीं डिटरमाइन होगा, तो इवेल्युएट ही नहीं हुआ तो यानी कि जो बी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू थी 10 उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए, इस एक्सप्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे बाहर आया तो मेरे को जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो वापस 10 ही मिलेगी। तो इस बात को समझना है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो लॉजिकल एंड के आगे दूसरी एक्सप्रेशन को या दूसरे पार्ट को जो भी है हमारे वो उनको इवेल्युएट करेगा ही नहीं। तो जनरली हम लोग इसको इवेल्युएट करने के बाद अपना आंसर निकालेंगे, हम कहेंगे हाँ बी की वैल्यू अपडेट तो हो चुकी है, भले ही उसने कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा लेकिन हम उसको वहां पे 15 समझेंगे, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर था 10। थोड़ी देर के लिए मैं इसी एग्जांपल को बदलता हूँ। इस केस में 15 किस केस में प्रिंट करेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया था 1। अब एक तरह से कंडीशन ये लिखा था a नॉट इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया 1 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू जीरो, डेफिनेटली 1 आपका जीरो के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो पहला पार्ट ट्रू हो गया। अब जब पहला पार्ट ट्रू है तो अब डिपेंडेंसी आ गई दूसरे स्टेटमेंट पे कि दूसरा पार्ट मेरा ट्रू होगा तब मेरा फाइनल। तो इस केस में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा क्योंकि आपका पहला पार्ट जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि फाइनल वर्डिक्ट आपका ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो इसका मतलब डेफिनेटली दूसरा पार्ट। अब इस केस में जब यहां आया तो अब इसने देखा बी की वैल्यू 5 10 थी ऑलरेडी, तो 10 प्लस 5 15 मेरा स्टोर हो गया बी में। तो अब ये 15 यानी कि ट्रू, तो ये वाला पार्ट भी ट्रू बन गया। तो ये इसके अंदर गया और हेलो प्रिंट किया, और हेलो प्रिंट करने के बाद जब ये बी की वैल्यू को प्रिंट कराएगा तो ये 15 प्रिंट करेगा। तो आप समझिए अगर पहला पार्ट पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई थी तो उसने इस पार्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया था, तो हमारी बी की वैल्यू 10 प्रिंट हुई थी। लेकिन इस केस में हमारी बी की वैल्यू 15 प्रिंट होगी क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमको
इसमें ये डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि मान लीजिए मैंने इस लॉजिक को इस तरह से बनाया कि मैं चाह रहा हूं कि जब मेरे ये कंडीशन इवेल्युएट हो रही होंगी तो कंडीशन इवेल्युएट होने के साथ साथ मेरे एग्जीक्यूट भी हो जाए, ये पार्ट इवेल्युएट भी हो जाए, मैंने ये डिपेंडेंसी रख दी। तो ये इवेल्यूशन मुझे ऐसे डिपेंडेंट नहीं रखना है कि वो डिपेंडेंट हो जाए कि वो हो भी सकता है एवेल्युएट और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन मेरे को अपने प्रोग्राम में नहीं रखनी है। हम इसका एक बेटर यूज कर सकते हैं, जैसे डिवीजन बाय जीरो एरर है, हम उसको अवॉइड करने के लिए इस शॉर्ट सर्किट को इंटेंशनली यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको ऐसी अपनी डिपेंडेंसी इस पर नहीं रखनी है, क्योंकि हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है। सेम सिचुएशन ऐसी और के केस में भी है। जैसे मान लीजिए मेरे को और ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैं, तो और के केस में अगर मेरा पहला पार्ट जो है अगर वो ट्रू हो गया है, मान लीजिए पहला पार्ट ट्रू हो गया है, तो ये दूसरे वाले पार्ट में नहीं जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि और के साथ और का क्या है, जो मेन वो है पॉइंट कि कितनी भी हम एक्सप्रेशंस लिखें उनके बीच में और ऑपरेटर लगाएं तो उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो फाइनल आंसर ट्रू आ जाता है। तो पहला ही आंसर ट्रू बन गया तो आगे के एक्सप्रेशन जो है वो कितने भी मैंने लिखे हैं फॉल्स होते हैं तो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा पहले ही आंसर ट्रू बन चुका है। तो इस केस में रिमेनिंग पार्ट में नहीं जाता। लॉजिकल एंड के केस में पहला पार्ट फॉल्स हो गया तो रिमेनिंग पार्ट में नहीं जाएगा। लॉजिकल और के केस में पहला पार्ट ट्रू हो गया तो और रिमेनिंग पार्ट में नहीं जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट इन सी है। और यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट सर्किट का इफ एल्स से रिलेशन नहीं है। इफ एल्स के साथ तो मैंने इसको इसलिए कराया क्योंकि जनरली हम इस तरह की एक्सप्रेशन जो इस तरह की कंडीशंस वगैरह होती हैं वो इफ के साथ ही यूज करते हैं, तब मैं इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज इसका जो मेन कंसर्न है वो है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के साथ। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट इन सी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।